फिर नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजी ऑफ ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स। तो इटियोलॉजी बेसिकली मतलब है कि जो हमारी मैल ओक्लूजन है उसका कॉज क्या है, यानी क्या सीक्वेंस हैं इवेंट्स के जिनकी वजह से आपकी मैल ओक्लूजन या ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज कर रही है। तो वो शुरू में दो टर्म्स बताता है, डिफॉर्मिटी और मैल फॉर्मेशन। तो डिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर कोई बॉडी का जो नॉर्मली डेवलप करना स्टार्ट कर रहा था, लेकिन ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट कोई इसको ट्रॉमा हुआ, इन्फेक्शन हुई, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं रही, तो उसको आप कहोगे कि डिफॉर्मिटी थी उसके अंदर। जबकि एक चीज़ जो स्टार्ट से ही गलत डेवलप होना स्टार्ट हुई है वो मैल फॉर्मेशन होगी। तो वो बेसिकली बताता है कि जितनी भी मैल ओक्लूजन्स हैं उसमें से, बल्कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर 35% की नॉर्मल ओक्लूजन होती है, जिसको हम क्लास 1 कह लें हम बेसिकली। और फिर जो बाकी 65% में मैल ओक्लूजन होती है उनमें से सिर्फ 5% वो होती हैं जिनका कॉज हमें पता होता है। बाकी 60% जो है उनका कॉज नहीं पता होता। यानी क्राउडिंग है, अब पता नहीं क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल सारा कुछ ठीक है, डेवलपमेंट भी ठीक है, स्पेस भी थी, ये वो सारा कुछ था, लेकिन क्राउडिंग हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर। तो यहाँ पे हम वो 5% केसेस देखेंगे जो जिनकी टियोलॉजी पता होती है। तो वो बताता है कि चार बेसिकली, बल्कि तीन कैटेगरीज़ हैं। पहली स्पेसिफिक कॉजेज़ की है, दूसरी जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की, और तीसरी हमारी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की है, जिसकी वजह से हमारे मैल ओक्लूजन्स हो सकती हैं। तो जो स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आ जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान कोई ऐसा केमिकल जो डेवलपमेंट के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करे, उसको हम टेराटोजन कहते हैं। तो अगर टेराटोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो लीथल भी हो सकता है, यानी उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है एम्ब्रियो की। अगर वो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होगी तो ऑब्वियसली वो जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो नहीं होने देगा और कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी कॉज करवा देगा। तो उसमें वो पूरा एक टेबल देता है जिसमें टेराटोजन्स लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा टेराटोजन क्या काम करवाता है, यानी कौन सी एबनॉर्मेलिटी करवाता है। तो इसमें बेसिकली हमने दो इम्पॉर्टेंट हैं एबनॉर्मेलिटीज़, एक क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट और एक माइक्रोसेफली। तो जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है वो आपकी एस्प्रिन है, सिगरेट स्मोक है, डायलैंटिन है और 6-मेरकैप्टोप्यूरिन है, ये करवाते हैं। जबकि जो माइक्रोसेफली है उसके अंदर आपका साइटोमेगालो वायरस आ जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा है, जीका वायरस है और एक्स-रे रेडिएशंस हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका है। और उसके बाद वो आगे स्पेसिफिक डिजीज़ बताएगा जो डेवलपमेंट के दौरान आपके एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करवाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो समझ लें। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये बताता है, वो न्यूरल जो प्लेट है और न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन की होती है। जब न्यूरल ट्यूब बनती है 4 to 5 वीक्स के दरमियान में, तो उसके दौरान में आपकी जो न्यूरल फोल्ड्स होते हैं वहाँ से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट करते हैं नीचे, और वो बेसिकली सारा जो आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है हेड एंड नेक एरिया का वो बनाते हैं। उसके साथ वो आपके टीथ में भी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, और बोन्स जो हैं मैक्सिला मैंडिबल वो भी बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनती हैं। तो सबसे पहले उसमें आपका आ जाता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बेसिकली ये है कि आपकी जो बेसिकली मदर होंगी वो अगर ज़्यादा अल्कोहल पीती है, यानी एथेनॉल लेवल्स उसके हाई होते हैं, तो उसकी वजह से जो उसका बेबी होगा उसके अंदर मिड लाइन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आएंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है। अब उसके कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हैं और कुछ एसोसिएटेड फीचर्स हैं। जो डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हैं वो ये हैं कि पैल्पेब्रल फिशर्स शॉर्ट होंगे। अब पैल्पेब्रल फिशर्स क्या होते हैं? अगर एक आई को देखें तो एक उसका मीडियल कैंथस होता है, एक लैटरल कैंथस होता है। और कैंथस बेसिकली कहेंगे जहाँ पे ऊपर और नीचे की आईलिड आके मीट कर रही है। तो मीडियल कैंथस और लैटरल कैंथस के दरमियान में जो एलिप्टिकल स्पेस है, यानी जितनी आपके आई की स्पेस है सारी, वो आपका पैल्पेब्रल फिशर होता है। तो इस केस में आपका वो शॉर्ट होगा, यानी छोटा होगा। मिड फेस फ्लैट होगा, नोज़ जो है वो शॉर्ट होगी। जो फिल्ट्रम है वो इनडिस्टिंक्ट होगा। फिल्ट्रम कहते हैं जो
बेस ऑफ द नोज़ से लेके अपर लिप तक एक डिप्रेशन जो होता है हमारा वो फिल्ट्रम होता है, तो वो नहीं होगा इस केस में, और अपर लिप थिन होगी। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर ऑब्वियसली शो कर रहे हैं मिडलाइन डेफिशिएंसी को। उसके बाद हमारा है एसोसिएटेड फीचर्स, तो उसमें लो नेज़ल ब्रिज है। नेज़ल ब्रिज बेसिकली जो टिप ऑफ द नोज़ है उसके ऊपर बोनी एरिया को कहते हैं, यानी यहाँ पे प्रोमिनेंस होती है थोड़ी सी, तो इस केस में वो फ्लैट होगी। फिर माइनर ईयर प्रॉब्लम्स होती हैं, माइक्रोग्नैथिया होता है और एपिकैंथल फोल्ड्स होते हैं। एपिकैंथल फोल्ड्स बेसिकली अपर आईलिड्स के स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जो नॉर्मल आइज़ में नहीं होते, इस केस में होते हैं, और डाउन सिंड्रोम में भी ये सिम्टम हमें मिलता है। तो ये हमारा था बेसिकली फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। उसके बाद वो बताता है ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम। जो ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम है वो इससे बिल्कुल उल्टा है, उसको हम मैंडिबुलोफेशियल डिसोस्टोसिस भी कहते हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में जो सारी प्रॉब्लम थी वो मिड लाइन में थी, और जबकि ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम में जो है वो बेसिकली लैटरल पार्ट ऑफ द फेस में डेफिशिएंसी होगी। इसकी जो रीज़न है वो TCOF1 जीन है एक, उसमें म्यूटेशन होती है। TCOF1 जीन जो प्रोटीन बनाती है वो बेसिकली हमारे लैटरल पार्ट ऑफ द फेस के जो सारा सॉफ्ट टिश्यू है वो बनाती है। तो जब वो डेफिशिएंट होगी जीन, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंट होगी, बल्कि म्यूटेशन होगी जीन में तो वो प्रोटीन डेफिशिएंट होगी, और उसकी वजह से जो लैटरल पार्ट ऑफ द फेस है वो नॉर्मल डेवलप नहीं करेगा। अब उसमें सिम्टम्स ये आएंगे कि एक तो आपका ऑब्वियसली जो लैटरल पार्ट की बोन्स है वो नहीं सही बनी होगी, जिसमें ज़ाइगोमेटिक एरिया आ जाता है, ज़ाइगोमेटिक बोन आ जाएगी, लैटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट आ जाएगा, और फिर ईयर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं उसमें। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये आपका ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम हो गया। अब ऑब्वियसली इसमें देखा जाए तो दोनों जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें पहले वाले में मिड फेस जो था वही शॉर्ट था, तो उसमें भी हमारी जो जॉज हैं बेसिकली वो नॉर्मल डेवलप नहीं करेंगे, और जो दूसरा हमने पढ़ा है उसमें भी बेसिकली जो जॉज हैं उनकी डिफॉर्मिटी आ जाएगी, वो नॉर्मल नहीं होंगे, थोड़े से शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारी मैलक्लूजन आ जाएगी। अब फिर हमारा क्रेनियोफेशियल माइक्रोसोमिया या हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया है। अब इसमें ये होता है बेसिकली कि एक साइड जो फेस की है ना वो नॉर्मल डेवलप करती है, और एक साइड जो होती है वो नॉर्मल डेवलप नहीं करती, तो बेसिकली फेशियल एसिमेट्री आ जाती है। तो लैटरल फेशियल एरियाज़ में एक साइड पर जो डेवलपमेंट होती है वो डेफिशिएंट होती है, वो ये बताता है बेसिकली। तो एक साइड का आपका ईयर जो है और एक साइड का रेमस जो है मैंडिबल का, और इस तरह सारा जो सॉफ्ट टिश्यू और बोन है वो नॉर्मल डेवलप नहीं हुआ होगा, तो इसकी वजह से फेशियल एसिमेट्री हो जाएगी। कॉज जो है वो हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया की बेसिकली जेनेटिक ही है, और उसमें यही होता है कि जो न्यूरल क्लस्टर सेल्स बेसिकली फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को डेवलप करते हैं, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती, या उनकी डेवलपमेंट के दौरान उनको कोई इंसल्ट होती है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है। और साथ में बताता है कि जो ये आपके होते हैं न्यूरल क्लस्टर सेल्स, ये सिर्फ हेड एंड नेक एरिया को ही नहीं बनाते, लोअर फेरेंजियल आर्चेस से नीचे माइग्रेट करके ये हार्ट और ग्रेट वेसल्स को भी डेवलपमेंट में उनका भी एक रोल होता है, जिस वजह से जो क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं उसके साथ हार्ट की डिजीज़ यूजुअली जो हैं वो साथ ही होती हैं, जिसकी एग्जांपल वो देता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलो। तो अगर उसकी पूरी डेवलप उसका मतलब पूरी सिम्टम्स देखें जाए तो उसमें हार्ट की सारी इश्यूज़ के साथ आपकी क्रेनियोफेशियल कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं साथ। फिर आपका आ जाता है क्रेनियोसिनोस्टोसिस के सिंड्रोम्स। क्रेनियोसिनोस्टोसिस बेसिकली ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स हैं जिसमें अर्ली क्लोजर ऑफ सूचर्स हो जाता है। बेसिकली जब डेवलपमेंट हो रही होती है हेड एरिया की, तो उसमें सूचर्स के दरमियान में स्पेस होती है, जहाँ पे आपका जब हमने ग्रोथ पढ़ी थी, तो जब हमारा फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो ये होता है कि जो ब्रेन होता है वो ग्रो करता है तो बोन्स पे प्रेशर लगाता है, जो सूचर्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली बोन की ग्रोथ होती है। तो इस तरह वो अगर तो आपके जो सूचर्स हैं वो पहले ही अर्ली क्लोज हो जाएंगे, तो ब्रेन के पास बेसिकली ग्रो करने की जगह नहीं रहेगी, वो प्रेशर तो लगाएगा लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। तो अर्ली क्लोजर ऑफ सूचर्स वाले सिंड्रोम्स को हम क्रेनियो सिनोस्टोसिस सिंड्रोम्स बेसिकली कहते हैं। और इसके लिए बेसिकली हमने जो सूचर्स हैं उनको खुद सर्जिकली रिलीज़ करना होता है ताकि दोबारा वहाँ पे ग्रोथ हो सके। तो उसका आइडियल टाइम जो वो बताता है वो 6 to 9 मंथ्स ऑफ एज होता है। फिर उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं, वो सबसे पहले आपका क्रूजन सिंड्रोम है। क्रूजन सिंड्रोम में ये होता है कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 जो होता है क्रोमोसोम 10 पे, उसकी बेसिकली म्यूटेशन है, जिसकी वजह से अर्ली क्लोजर हो जाता है सूचर्स का। बेसिकली जो आपके मैक्सिला के सूचर्स होते हैं और
जो ऑर्बिट के सूचर्स हैं वो, और उसके साथ ही क्रेनियल सूचर्स भी सारे जल्दी क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ऑर्बिट्स हैं वो भी, जो बेसिकली होल मैक्सिला है, वो जो नॉर्मल उसकी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांसलेशन होती है वो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो ऑर्बिट्स हैं वो भी नॉर्मली ग्रो नहीं करते। अब क्योंकि आइज़ ग्रो कर जाती है नॉर्मली लेकिन ऑर्बिट्स ग्रो नहीं करते, तो ऐसी वो पिक्चर ऐसी बनती है जैसे आइज़ जो है वो ऑर्बिट से बाहर प्रोट्रूड कर रही हों, जबकि आइज़ बड़ी नहीं होती, बेसिकली ऑर्बिट छोटा होता है। और साथ इसमें आपका जो सिम्टम आता है वो हाइपरटिलोरिज्म होता है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो आइज़ होती हैं वो वाइडली सेपरेटेड होती हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसका भी जो बेसिकली इससे जो ट्रीटमेंट होगी वो सेम होगी कि आपने सर्जरी से सूचर्स को रिलीज़ करना है, और अगर तो उसकी ग्रोथ का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली खुद ही हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस के साथ उसको हेल्प करनी होगी कि थोड़ी सी बोन जो है वो नॉर्मली आगे की तरफ ग्रो करे, जिसके बाद वो नॉर्मली जितना उसने ऑर्बिट ने और मैक्सिला ने ग्रो करना है वो ग्रो कर जाए। और दूसरा जो हमारे पास क्रेनियोसिनोस्टोसिस सिंड्रोम्स के ग्रुप के अंदर जो सिंड्रोम आता है वो एपर्ट सिंड्रोम है। एपर्ट सिंड्रोम बेसिकली सेम है क्रूजन सिंड्रोम के उसमें भी अर्ली क्लोजर ऑफ सूचर्स हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल हेड एंड फेस की डेवलपमेंट नहीं होती। उसके साथ उसमें जो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो ये है कि उसमें हेड जो फिंगर्स होती हैं और टोज़ होते हैं उनके जो बेसिकली ग्रोथ है वो भी नॉर्मल नहीं होती, वहाँ पर भी अर्ली क्लोजर हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से वेब्ड जो हैं फिंगर्स और टोज़ होते हैं हमारे। बल्कि इसमें ये तो ना कहें कि हेड जो आपके हैंड्स और फीट हैं उनके सूचर्स क्लोज हो जाते हैं, उसमें ये होता है कि जो बोन्स होती हैं उनकी अर्ली और एबनॉर्मल फ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सिंडैक्टिली की सिम्टम आता है जो कि वेब्ड हैंड्स और फीट होते हैं। तो और उसके साथ बेसिकली आपका उसमें हार्ट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी और यूरिनरी सिम्टम्स भी आते हैं आपको। तो ये 2-3 डिस्टिंक्शंस हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्रूजन सिंड्रोम और एपर्ट सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है, तो ये उसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन भी हो जाती है।